हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एनसीईआरटी से रिलेटेड ईबीएस के महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जो कि आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो और इसके सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा जेट्रोफा। तो जेट्रोफा क्या है? जेट्रोफा आपका यह एक ब्राजील का पौधा है और इस पौधे से बायोडीजल बनाया जाता है। अब नेक्स्ट पौधा है क्रोटन। तो क्रोटन कौन सा पौधा होता है? यह पौधा किसी मूल पौधे के साथ बो दिया जाए तो मूल पौधे को कब पानी की आवश्यकता होती है यह उसकी सूचना हमें दे देता है। और इस पौधे की जड़ें काफी उथली होती हैं। पानी की कमी होने पर यह पौधा सूखने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करनी है और यह एक जल सिंचक पौधा होता है। अब हम बात करते हैं यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदा के बारे में। तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र या फिर हम सामाजिक वानिकी का आतंकवादी कहते हैं। 1976 में सामाजिक वानिकी दिवस मनाया गया। यह पौधा जल अधिक पीता है एवं जल का अपव्यय अधिक करता है। यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जड़ें लगातार जल का अपशोषण करती रहती हैं और इसकी पत्तियां जल का तेजी से बाष्पीकरण करती हैं। नेक्स्ट है आपका बरगद। तो बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। इसकी छांव में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पक्षी रहते हैं एवं ये सभी इस पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। बरगद के तनों से स्तंभ या मूल जड़ निकलती है, जो तनों को सहारा देने का कार्य करती है। इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली हुई होती हैं एवं गहरी भी होती हैं। पीपल, बरगद, नीम को हम पर्यावरण मित्र वृक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट पौधा है आपका पीपल। तो पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा होता है। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। पीपल के वृक्ष की जड़ का विस्तार काफ़ी दूर तक होता है। अब हम बात करते हैं लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन यह एक सहजीवी पौधा होता है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह भोजन नहीं बना पाता और सड़ी गली लकड़ियों पर ही उगता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बना लेता है, लेकिन उसके पास आधार यानी उगने का संकट होता है। कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है और शैवाल कवक को भोजन। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। जब वातावरण में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन सूखने लगते हैं। इससे पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है। SO2 को हम स्टोन कैंसर गैस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो यह वृक्ष भारत में राजस्थान राज्य के थार के मरुस्थल में पाया जाता है। इस पौधे की जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं, क्योंकि यहाँ पानी का अभाव होता है। खेजड़ी की लकड़ी में कभी दीमक या कीड़े नहीं लगते। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। इसके तने की छाल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। यह एक छायादार वृक्ष होता है और इसकी छांव में स्थानीय निवासियों के बच्चे खेलते कूदते हैं। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला पेड़ होता है। यह राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष है। इसकी जड़ें पानी या जल की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं। यह एक बड़ा छायादार वृक्ष होता है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं घटपर्णी या शिकारी पौधा के बारे में। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा मूलतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। यह पौधा मेंढकों, चूहों, कीड़े मकोड़ों एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा एक लंबे घड़े की आकृति का होता है और उसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे आकर्षित होकर ये जीव इसके आसपास आ जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी बनाता है और वह भोजन फ्लोएम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। घटपर्णी के उदाहरण होते हैं आपके निपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया और डोसेरा। घटपर्णी पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
अब हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें लगभग 30 फीट नीचे चली जाती हैं। रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट होती है। इस पौधे के तने में जल संचित रहता है। जब स्थानीय निवासियों को पेयजल संकट या जल संकट पैदा होता है तो इसका उपयोग करते हैं। तने से संग्रहित जल को पीने के लिए वे अपने साथ में एक चाकू एवं छोटी पाइप को रखते हैं। अब हम बात करते हैं अपघटक और अपमार्जक के बारे में। तो अपघटक जो है कवक, शैवाल। अपघटक हमारी प्रकृति या फिर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव होते हैं। वे अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया से परिवर्तित करके उसको सड़ा गला देते हैं। जैसे कि कुत्ता मरने के बाद फूलता है, फूलने की क्रिया ह्यूमस निर्माण कहलाती है। और कवक, शैवाल उसके अंदर जाकर प्रवेश कर उसे भुरभुरा या मुलायम बना देते हैं और धीरे धीरे वह नष्ट होने लगते हैं या प्रदूषण करते हैं और प्रकृति में गंध आती है, मृदा प्रदूषण आदि को ये जन्म देते हैं। अब हम बात करते हैं अपमार्जक के बारे में, जैसे कि गिद्ध, चील, बाज। ये सभी जीव जो सीधे तौर पर अपने भोजन को मृत पशुओं या जीव जंतुओं में परिवर्तित करते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे कौवा, कुत्ते, चील, बाज को भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? तो अपमार्जकों को कहते हैं, जैसे कि कौवा, कुत्ते, चील, बाज। नेक्स्ट है मोर। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी होता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। इसके पंख नीले व हरे रंग के होते हैं और इसके सिर पर मुकुट पाया जाता है। इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष मानी जाती है। यह प्रत्येक वर्ष अपने पंख छोड़ता है, नए पंख उगाते हैं और यह एक सर्वाहारी जीव होता है। शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकृति का ये जीव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डॉल्फिन। तो यह पानी में रहती है और बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए इसे स्तनधारी श्रेणी में रखा जाता है। इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। अंधी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। जैसे कि समुद्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं माना जाता, बल्कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच में जो अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे सूसू के नाम से जाना जाता है, इसी को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हेल। तो यह पानी में रहती है और स्तनधारी जीव है, क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। यह फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 90 वर्ष होती है। अब हम बात करते हैं पेंगुइन के बारे में। तो यह जीव पंछियों से थोड़ा अलग होता है। यह न उड़ने वाला पंछी होता है, यह पानी में तैर सकता है। यह बर्फीले इलाके में अधिक पाया जाता है। जलवायु के आधार से यह कहाँ पाया जाता है? तो यह जलवायु के आधार से यह बर्फीले इलाके में पाया जाता है और यह अंडे देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करते हैं। यह सामान्यतः समूह में। पेंगुइन एक मांसाहारी पंछी है जो अधिकांशतः समुद्री मछली को खाता है। 30 मछली एक दिन में ये खा जाता है। कंकड़ पत्थर को भी ये खा जाता है। क्लाइमेट यानी जलवायु स्थान को छोड़कर कहाँ पाया जाता है? तो यह दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं जिराफ के बारे में। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर ये कहलाता है। ऊंचाई इसकी लगभग 5 मीटर होती है। आयु लगभग 25 साल होती है। एक दिन में सामान्य जिराफ 35 किलोग्राम पत्तियां खा लेता है। आनुवांशिकता का अध्ययन करने के लिए या फिर आनुवांशिकता का पता लगाने के लिए जिराफ पर किसने प्रयोग किया? तो लेमार्क ने इस पर प्रयोग किया। जब यह चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं। इसकी मादा खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है। जन्म के 1 घंटे के पश्चात ही इसके बच्चे चलने लगते हैं। अब हम बात करते हैं गैंडा के बारे में। तो स्थल मंडल पर दूसरा सबसे बड़ा भारी जीव ये होता है। गैंडे की औसत आयु लगभग 50 वर्ष होती है। इसके सींग नाक के ऊपर पाए जाते हैं, यानी इसका जो सींग है वो एक ही पाया जाता है जो कि नाक के ऊपर पाया जाता है। यदि इसका सींग टूट जाए तो नया सींग आता है और इसका सींग उसी तत्व का बना होता है जिस तत्व का हमारा नाखून। गैंडा 1 सींग या 2 सींग का भी हो सकता है। इसकी मादा का गर्भधारण काल 16 माह का होता है। इसकी रफ्तार 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और इसकी चमड़ी की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। यह एक शाकाहारी जीव होता है। गैंडे के झुंड को क्या कहते हैं? तो क्रैश कहा जाता है। काले गैंडे आपस में लड़ते रहते हैं। इसके नर की
50% मृत्यु लड़ने की वजह से होती है और मादा की 30%। इसका गर्भधारण काल 14 से 18 महीने का होता है। इसके बच्चे कितने समय में समूह को छोड़ देते हैं? तो 2 से 4 साल में ये इसके बच्चे समूह को छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं बाघ के बारे में। तो बाघ प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। यह भारत के साथ बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया का राष्ट्रीय पशु है। इसकी औसत आयु लगभग 26 वर्ष होती है। इसकी मादा का गर्भधारण काल 3.5 महीने का होता है। यह एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। बाघ की अधिकतम आवाज़ 18 हर्ट्ज जो होती है। यह 65 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ 30 फीट लंबी छलांग लगा सकता है और बाघ 12 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। इसके बच्चे का वजन 500 ग्राम से 1500 ग्राम यानी 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। कहीं कहीं आपको आधा किलो से 1.5 किलो तक देखने के लिए मिल सकता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। बाघ शक्ति एवं जुझारूपन का प्रतीक माना जाता है। इसके शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती हैं। बाघ के शरीर पर पाई जाने वाली धारियां मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती हैं। पूरी दुनिया में सर्वाधिक बाघ अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या कर्नाटका में पाई जाती है। भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। पूरी दुनिया में बाघों का शिकार व उनके अंगों का व्यापार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बाघों के समूह को स्ट्रीक कहा जाता है। मांसाहारी जीवों में बाघ तीसरा सबसे बड़ा जीव है, जबकि यह बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव भी माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़े आकार के बाघ साइबेरियन बाघ होते हैं। बाघ के शरीर में सबसे मजबूत उसकी टांगें होती हैं। यह मरने के पश्चात कुछ समय तक अपनी टांगों पर खड़ा रहता है। इसके पैर का तलवा गद्देदार होता है। वे बिना आहट से अपने शिकार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह पूर्णतः मांसाहारी जीव है, जिसका पसंदीदा भोजन जंगली भैंस, सूअर, हिरन आदि होते हैं। बाघ का वजन 363 किलो तक का होता है और यह ध्रुवीय भालू के बाद सभी मांसाहारी में दूसरे स्थान पर बाघ का सबसे बड़ा स्थान होता है। बाघ एक रात्रिचर जीव माना जाता है। यह अपना अधिकांश शिकार रात्रि में करता है। इसकी दृष्टि मनुष्यों की तुलना में 2 गुना ज़्यादा होती है। बाघ के कान के पीछे एक धब्बा होता है, जिससे उसकी मां उसके धब्बे से पहचानती है, अतः वयस्क होने पर वह धब्बा गायब हो जाता है। बाघ भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ निकालने में माहिर होता है और यह दूसरे बाघों से संवाद करने के लिए दहाड़ता है।